नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। तेज सिविल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हमारा जो संकल्प बेच चलता है उसमें साप्ताहिक चतुर्थ पेपर का टेस्ट होता है। आज हमारा प्रथम टेस्ट था। उसमें जो हिंदी वाले भाग है, प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी में, उन प्रश्नों पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, एक बार तो हम हिंदी के बारे में देख लेते हो तो हिंदी आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर 120 नंबर की पूछी जाती है। कितने नंबर की पूछी जाती है भाई? 120 नंबर की पूछी जाती है। आरएस मुख्य परीक्षा में इतने नंबर और कोई भी विषय नहीं रखता है हिंदी के अलावा। बहुत ज्यादा नंबर है और इसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसीलिए आपके लिए। अब हम इसके प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। प्रश्नों में आपके संधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। मित्रों, जो आपकी संधि पूछी जाती है उसमें आपसे 3 प्रश्न आते हैं मुख्य परीक्षा में, और वह 6 नंबर के। कितने नंबर के होते हैं भाई? 6 नंबर के। तो बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और यदि आप संधि को अच्छे से समझ लें तो आप ये मान के चलिए आपने हिंदी का बहुत बड़ा भाग समझ लिया है, क्योंकि सारा शब्दकोश है, आगे के सारे जो बिंदु हैं वे संधि पर ही निर्भर होते हैं। संधि आपने समझ लिया तो आपने हिंदी का लगभग भाग समझ लिया। इसके हम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, जो हमारे प्रश्न आया प्रथम, वह आया प्रिय धन ऐसी। प्रिय धन ऐसी का क्या करना है? हमें संधि करना है। तो प्रिय धन ऐसी का जो संधि रूप होगा वह होगा प्रियसी। क्या होगा भाई? प्रियसी। कौन सी संधि होगी इसमें? इसमें वृद्धि संधि होगी भाई। कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि संधि होती है आपके। इसमें क्या हुआ है भाई? इसमें ए धन ऐ मिलके ए धन ए मिलके ऐ बन गई, तो संधि रूप बना है, क्या बना? ऐ बन गया। ठीक है। दूसरा जो आपके प्रश्न आया वह आया महाधन ऐश्वर्य। यह भी किसका है? संधि। जो आपके वृद्धि संधि है उसी का भी उदाहरण होता है। यह भी किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसमें क्या बनेगा शब्द? जो इसका संधि रूप शब्द होगा वह क्या बनेगा? महेश्वरीय। क्या बनेगा भाई? महेश्वरीय शब्द आपके इससे निर्मित होगा। यह भी कौन सी संधि होगी? आपकी वृद्धि संधि होगी। इसमें क्या हुआ है भाई? आपके आ धन ऐ मिलकर क्या बन गया? यहां पर ऐ बन गया। यह भी आपके वृद्धि संधि के तहत ही आता है। तीसरा जो आपके प्रश्न है वह क्या है भाई? प्रधन ऊड। प्रधन ऊड। और इसके हमें क्या बन पूछी गई है? संधि रूप पूछा गया। तो इसका जो संधि रूप होगा वो होगा प्रौढ़। क्या होगा भाई? प्रौढ़। संधि कौन सी होगी इसमें? इसमें वृद्धि संधि होगी भाई। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि इसमें आपके होगी। देखिए, इसमें हम कई बार गलती कर बैठते हैं। इसे हम गुण संधि का नियम समझ लेते हैं। यह गुण संधि का अपवाद है। क्या भाई? अपवाद। क्योंकि शब्द जो मिल रहे हैं वे क्या है? ए और उ। ए धन उ। और इसमें क्या हो गया भाई हमारे? इससे जो बनने वाला शब्द होना चाहिए गुण संधि के तहत वो होना चाहिए ओ, पर बना क्या है यहां पर? औ। क्या बना यहां पर? औ। तो यहां पर क्या हो गया? ये गुण संधि के अपवाद के तहत आता है और इसमें प्रौढ़ शब्द का निर्माण होता है। वृद्धि संधि होती है। हालांकि ऐसे प्रश्नों में कभी आपसे संधि नहीं पूछी जाती कि कौन सी संधि है। संधि का नाम आपसे नहीं पूछा जाता सामान्यतः। उसमें आपसे क्या है? या तो संधि विच्छेद रूप पूछ लिया जाता है या संधि रूप पूछ लिया जाता है। तो यहां पर हमें संधि पूछी गई, हमने इसको भी समझ लिया। आगे जो हमारा चौथा प्रश्न है उसमें है दंत धन ओष्टे। दंत धन ओष्टे। और इससे जो शब्द निर्मित होता है वो कौन सा होता है भाई? दंतोष्टे। क्या शब्द बनता है? दंतोष्टे। ओष्ट अधर को कहते हैं, होठ को कहते हैं। तो इससे बन जो सर में आपके निर्मित शब्द होगा वो होगा दंतोष्ट, और ये आपके गुण संधि के तहत चला जाएगा। ये भी किसका है? ये वृद्धि संधि का अपवाद है आपके। किसका अपवाद है? वृद्धि संधि का अपवाद है। वृद्धि संधि में हमेशा क्या होता है भाई? वृद्धि संधि में जब भी जो उत्तर पद होता है उसमें औ आता है, ओ आता है, तब उससे क्या निर्मित होता है? औ निर्मित होता है। यहां पर हमने औ की जगह ओ ही लगाया। ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। किसका? वृद्धि संधि का अपवाद हो गया आपके। तो पांचवा जो आपके प्रश्न है वह आपके भोधन अन। भोधन अन, ये आपके संधि होती है आपके अयादि, और इसमें जो शब्द निर्मित होगा वह होगा भवन। कैसे होगा साहब? तो इसमें क्या होगा? आपके संधि हो गई अयादि। कौन सी संधि हो गई? अयादि। और इससे जो बनने वाला शब्द अयादि संधि में क्या होता है? जब भी ओ के साथ क्या होता है? असमान स्वर। असमान स्वर जब मिलता है, असमान स्वर मिलता है तो जो ओ होता है उसका बन जाता है आपके औ। क्या बन जाता है? औ। और यहां पर भी जो हुआ है वो क्या हुआ है? औ बन गया। औ बनने के पश्चात जो द्वितीय पद है आपके, जो उत्तर पद है उसका ए वह में जुड़ता है, वह व्यंजन पूरा हो जाता है और ये शब्द बन जाता है भवन। शब्द कौन सा बन जाता है? भवन शब्द बन जाता है।
आपके जो छठा प्रश्न है उसमें पूछा है महत धन इच्छा। देखिए इच्छा शब्द इसमें गलत लिख दिया इन्होंने, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कुछ, इच्छा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए आपके संधि विच्छेद रूप में आप ये जरूर जान ले कि शुद्ध शब्द कौन सा है, क्योंकि जब भी आप संधि विच्छेद रूप लिखोगे तब उसमें बहुत ज्यादा समस्या होती है, बहुत ज्यादा कठिनाई होती है कि कौन सा उसमें ई बड़ा होगा, ई छोटा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास से ये चीजें आपको आने वाली है। इसमें जो नियम आपके जो शब्द बनेगा वह कौन सा बनेगा भाई, शब्द बनेगा वह आपके बन जाएगा महत महदी इच्छा, शब्द बनेगा महदी इच्छा। कैसे बना साहब, तो इसमें अघोष वर्ण होते हैं, उनके साथ घोष वर्णों का जब मिलन होता है तो अघोष वर्ण अपने जो तीसरे वर्ण के अंदर घोष में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, घोष में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो तय है ये अघोष वर्ण है, जब इसके साथ स्वर घोष वर्ण मिला तो ये किस में चला जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चला जाएगा। अपने वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, दय। कौन सा होता है भाई, दय। ये हलंत रूप हो गया। आगे जो सामने हमारे जो शब्द दिया हुआ था उसमें ईश्वर था, ईश्वर दी में जुड़ गया तो ये होगी यहां पर महदी इच्छा, ये हो गई महदी इच्छा। कौन सी संधि है यहां पर, तो यहां पर आपके व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है भाई, आपके व्यंजन संधि का ये उदाहरण होता है। ठीक है आगे देख लेते हैं। ठीक है आगे आपसे पूछा गया लोहित धन अंग, लोहित धन अंग। यहां पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपके लोहितांग। लोहितांग शब्द बनेगा आपके स्वर संधि का एक भाग होता है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है ए धन ए मिलकर क्या बन गया, आ बन गया, और हमने यहां पर क्या लिख दिया, आ लिख दिया, और लोहितांग शब्द आपके इससे निर्मित हो गया। आगे जो आठवां प्रश्न है आपके परिधन ईक्षण, परिधन ईक्षण। देखिए इनको शब्दों को आप शुद्ध बोलेंगे तब आपके ये आदत में आ जाएंगे और आप फिर कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। तो आप इनको हमेशा शुद्ध बोलिए, उनका उच्चारण शुद्ध कीजिए। परिधन ईक्षण, इसमें भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी और शब्द जो निर्मित होगा वो क्या होगा भाई, परीक्षण। क्या शब्द हो जाएगा, परीक्षण। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के तहत इसमें क्या हुआ भाई, इसमें ई धन ई का मिलन होकर क्या बन गया, बड़ी ई बन गई। इसमें क्या हो गया आपके ए धन ए मिलकर आ बन गया, जो संधि रूप हो गया वह क्या बन गया, आ बन गया। फिर आपसे पूछा गया है हिम धन अद्री, हिम धन अद्री। हिम किसे कहते हैं भाई, हिम बर्फ को कहते हैं। किसको कहते हैं, बर्फ को कहते हैं। और अदृश्य होता है, अद्री किसका पर्याय होता है, अद्री होता है पर्वत, पर्वत या पत्थर का पर्याय होता है अद्री। तो हिमाद्री शब्द बनता है, इससे क्या बनेगा, हिमाद्री शब्द बनेगा। क्या शब्द बन गया आपके इसमें, हिमाद्री शब्द बन गया। किसके उदाहरण में चला जाएगा, दीर्घ के उदाहरण में चला जाएगा। स्वर के एक भाग होता है दीर्घ, उसके उदाहरण में चला जाएगा। हिम प्लस अद्री, हिम धन अद्री, हिमाद्री शब्द का निर्माण हो जाएगा। आगे जो आपके 10वां प्रश्न है उसमें पूछा गया द्राक्षा प्लस अवलेह, द्राक्षा प्लस अवलेह। और जो शब्द इसमें आपके संधि कौन सी हो जाएगी, आपके दीर्घ संधि आ जाएगी। दीर्घ संधि के तहत यहां कौन सा शब्द बन जाएगा, द्राक्षा अवलेह, द्राक्षा अवलेह। द्राक्षा किसका पर्याय है भाई, ये अंगूर का पर्याय होता है भाई, आपके अंगूर का पर्याय होते हैं। द्राक्षा अवलेह किसको कहते हैं, चटनी को। ठीक है, जो चटनी होती है अंगूर की चटनी, उसे हम क्या कहते हैं, द्राक्षा अवलेह। क्या कहते हैं, द्राक्षा अवलेह। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। आपके जो 11वां प्रश्न है उद्धन हार, उद्धन हार। यहां व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के तहत यहां पर जो शब्द का निर्माण होगा वो क्या बनेगा, उद्धार। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे आगे हम कक्षाओं में, तब हम उसमें पढ़ेंगे चतुर्थ वर्ण का नियम, उसी के तहत ये उद्धार शब्द का निर्माण हुआ है। उद्धार शब्द संधि के तहत निर्मित हुआ है। और इसमें संधि कौन सी हो गई आपके भाई, तो इसमें व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। आगे जो आपको शब्द दिया हुआ है 12वां प्रश्न है अच धन अंत, अच धन अंत। जो शब्द निर्माण होगा उससे वो क्या बनेगा, अजंत। क्या बनेगा भाई आपके, अजंत, अजंत शब्द। जो स्वर के साथ समापन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं, अजंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अजंत। और इसमें संधि क्या हो जाएगी भाई आपके, व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि के तहत होता है। इसमें जब भी आपके अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, इसमें अघोष वर्ण के साथ घोष वर्ण का मिलाप हुआ है,
ए होता है, जो आपके सभी स्वर होते हैं वे घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं और ये अपने ही तीसरे के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो च वर्ग है, उसका अपना तीसरा वर्ण कौन सा होता है? जय होता है। तो ये शब्द कौन सा बन जाता है? अजंत बन जाता है आपके। फिर आपके एक पूछा गया सुजन धन, ये देखिए ये प्रत्यय है, ये संधि के तहत नहीं आता है, ये प्रत्यय के तहत आता है। किसके तहत आता है? प्रत्यय के तहत आता है। ये गलती से आपको दे दिया है शायद। तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा सौजन्य, सौजन्य बनेगा। और हम आगे जब प्रत्यय पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे वृद्धिकरण प्रत्यय। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द हो, शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो यहां जो शब्द बनेगा वो सौजन्य बनेगा। ये संधि का उदाहरण नहीं है, ये प्रत्यय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? प्रत्यय का उदाहरण है। आगे जो शब्द दिया हुआ है, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, वह स्वेधन ईरिणी। आपके जो शब्द क्या है? स्वेधन ईरिणी। और इससे जो शब्द बनेगा वह क्या बनेगा? सवेरणी। क्या बनेगा भाई आपके? सवेरणी। ये गुण संधि के अपवाद के रूप में आता है, गुण संधि के अपवाद के रूप में आता है और इसे हम वृद्धि संधि के अंतर्गत रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अपवाद वालों में कभी संधि नहीं पूछी जाती है। पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? या तो विच्छेद रूप पूछा जाता है या दोनों शब्दों को देकर उसकी संधि करने के लिए आपसे कहा जाता है। तो यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि। हालांकि पूछा नहीं जाता है। और शब्द बनेगा सवेरणी। सवेरणी किसका, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है जो स्त्री इच्छा अनुसार गमन करती है, इच्छा अनुसार गमन करने वाली जो स्त्री होती है उसे कहते हैं सवेरणी। देखिए तीन इसी में तीन शब्द होते हैं, मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूं जो हमेशा स्व के साथ ही आते हैं। देखिए उनमें शब्द होता है, एक तो स्व धन ईरी, एक आता है आपके जो प्रश्न में दिया गया है वही स्वेरणी, उसका बन जाएगा। एक शब्द होता है स्वेधन ईर, ठीक है। और इन तीनों शब्दों के अंदर है ना हमेशा ही वृद्धि संधि होती है। इसमें आई बनता है एक स्थान पर। सवेरी का अर्थ में आ जाता है जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, ऐसा पुरुष जो अपने इच्छानुसार गमन करता है उसे हम स्वेरी कह देते हैं। और जो स्वेरिणी के बारे में इच्छानुसार गमन करने वाली स्त्री, और स्वेर होता है जो इच्छानुसार गमन करने वाला। तो इसमें तीन हो गए आपके, तीनों हमने समझ लिए। आगे जो हमें संधि पूछी गई है आधनचर्य। देखिए विसर्ग संधि होती है, उसके विच्छेद रूप को हमेशा पहचानना बड़ा ही सरल होता है क्योंकि उसमें हमेशा विसर्ग उपस्थित होता है। तो हमें ये तो हमेशा पता लग जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि हो जाएगी भाई? इसमें विसर्ग संधि है। तो ये तो पहचानने में कोई समस्या ही नहीं है। अब हम इसको समझते हैं। जब भी हमारे सामने क्या होता है, जब भी हमारे सामने ए आ ये शब्द लिखे होते हैं, ये शब्द लिखे होते हैं और या हम कहते हैं कि विसर्ग लिखा होता है, विसर्ग के साथ जब भी, विसर्ग के साथ जब भी क्या होता है? चय होता है, चय वर्ण लिखा होता है, तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर तालव्य श का आगमन हो जाता है, तालव्य श वहां पर हो जाता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? तालव्य श का आगमन हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा आपके आश्चर्य। क्या बन जाएगा भाई? आश्चर्य। तो आश्चर्य शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसका विच्छेद रूप आपको दिया हुआ है आधनचर्य। आगे जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है स्वर्ग। स्वर्ग की आपसे क्या पूछी गई है? संधि विच्छेद रूप पूछा गया है। देखिए अब आपसे क्या दूसरे प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। आपको इतनी देर हमें क्या दिया जा रहा था? विच्छेद रूप दिया जा रहा था और संधि पूछी जा रही थी। अब हमें क्या दिए जा रहे हैं? जो संधि से निर्मित होने वाले शब्द दिए जा रहे हैं उनका विच्छेद रूप पूछा जा रहा है। तो विच्छेद रूप जो बनेगा वो बनेगा स्व धन गए। इसमें क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रे का आगमन हो जाता है। किसका? रे का आगमन हो जाता है और ये शब्द क्या बन जाता है? स्वर्ग शब्द बन जाता है। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि है भाई? इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें भी। आगे आपसे पूछा गया है कस्यचित। कस्यचित शब्द क्या दिया हुआ है आपको? कस्यचित। कस्यचित में क्या हुआ? विच्छेद रूप लिखना है। तो विच्छेद रूप ये भी किसके अंतर्गत चला जाएगा? विसर्ग संधि के तहत चला जाएगा, अंतर्गत चला जाएगा। और कै धन इसमें चित हो जाएगा, कै धन चित हो जाएगा। इसमें भी आपको मैंने अभी समझाया था, जब भी चय होता है तो क्या हो जाता है? वहां पर स का आगमन हो जाता है, तालव्य स का आगमन हो जाता है। यहां पर तालव्य स का विसर्ग के स्थान पर आगमन हो जाता है और कस्यचित शब्द
बन जाता है, निर्मित हो जाता है। आगे जो 18वां प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया विषाद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? व्यंजन संधि का उदाहरण है। आप जब नियम पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे, जब भी हम यहां पर समझ लेते हैं ई या उ, ये दो शब्द हो, ठीक है, और इनके साथ में दंते से हो, तो दंते से किसमें परिवर्तित हो जाता है? आपके दंते से आपके मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर वी में कौन सी है? छोटी ई लिखी हुई है आपके, तो आप इससे समझिए कि वी धन साध, वी धन साध शब्द है। यहां पर ई और से का मिलन हुआ व्यंजन संधि के तहत, तो ये आपके जो दंते से है ये मूर्धन्य से में परिवर्तित हो गया और शब्द क्या बन गया? आपके विषाद शब्द बन गया, निर्मित हो गया इससे। आगे जो आपका 19वां प्रश्न है उसमें पूछा गया है अन्योन शब्द कौन सा दिया है? अन्योन। ये विसर्ग संधि का उदाहरण होता है भाई। किसका उदाहरण होता है? विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का उदाहरण है और इसका जो विच्छेद रूप होगा वह होगा अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य। आप जब पढ़ोगे कि जब भी एक के साथ विसर्ग लिखा होता है, एक के साथ विसर्ग लिखा होता है और उत्तर पद में भी ए होता है, तो क्या बन जाता है? ओ का निर्माण हो जाता है, उसका संधि रूप ओ हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया? अन्योन शब्द निर्मित हो गया। आगे आपसे पूछा गया 20वें प्रश्न के अंदर भास्पति शब्द क्या दिया हुआ आपको? भास्पति। इसका विच्छेद रूप लिखना है। विच्छेद में आपके हो जाएगा भाधन पति, भाधन पति। यह भी आपके किसके अंतर्गत चला जाएगा? विसर्ग संधि के अंतर्गत चला जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत चला जाएगा। आगे आपको 21वां प्रश्न दिया गया बालोचित। क्या शब्द दिया गया है? बालोचित। बालोचित में आपसे क्या पूछा है? संधि विच्छेद रूप पूछा है। तो संधि विच्छेद हो जाएगा इसका बाल धन चित, बाल धन उचित। गुणसंधि के तहत चला जाएगा, बाल धन उचित गुणसंधि के तहत आपके ये उदाहरण चला जाएगा। इसमें क्या हुआ साहब? ए धन उ मिलकर औ का निर्माण हुआ है। यहां पर जो संधि रूप क्या होगा? ओ का निर्माण हुआ है, तो यहां पर ओ आ गया, बालोचित शब्द बन गया। आगे जो आपके 22वां प्रश्न है उसमें पूछा गया है, शब्द दिया हुआ आपको देवर्षि और इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसमें संधि विच्छेद क्या होगा भाई आपके? संधि विच्छेद हो जाएगा देव धन ऋषि, देव धन ऋषि। कैसे बना भाई? ये गुणसंधि के तहत बना है। किसके तहत? गुणसंधि। गुणसंधि में नियम होता है कि जब भी ए और आ के साथ ऋषि का मेल होता है तो वहां पर जो शब्द बनता है वह बनता है अर। जो शब्द निर्मित होता है संधि के तहत वह कौन सा होता है? अर। तो यहां पर भी क्या हो गया? देव शब्द था, ए था, ए के साथ ऋषि का मिलन हुआ, अर बन गया। तो यहां पर क्या हो गया? जब भी आधा होता है तब हम उसे कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो ये देवर्षि शब्द का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? देवर्षि शब्द का। गुण संधि के तहत आपके चला जाएगा। आगे जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं उसमें भी विच्छेद रूप पूछा गया है अत्यल्प का। किसका पूछा गया है? अत्यल्प का। इसमें आपके जो संधि हो जाएगी यण और जो इसका विच्छेद रूप होगा वह अति धन अल्प, अति धन अल्प बन जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी भाई? यहां पर ये यण संधि हो जाएगी। यण संधि कैसे होगा भाई? ई के साथ जब भी सामने स्वर होता है असमान, असमान स्वर होता है तो वह ई किस में परिवर्तित हो जाती है? य में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? य में परिवर्तित हो जाती है। यह वर्ण उसका बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ है साहब कि अति धन अल्प हुआ, ए ये में जुड़ा, अत्यल्प शब्द का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? अत्यल्प शब्द का। फिर आपसे संधि विच्छेद पूछा है संगठन शब्द है आपके संगठन। इसका हो जाएगा समधन घटन। अच्छी तरीके से जो घटता है उसे हम क्या कहते हैं? समघटन। इसमें एक रूप और चलता है, हमेशा आपको उसे प्राथमिकता देनी है। पंचम वर्ण का जो नियम चलता है
उसके आपको जब भी आपको संधि करने के लिए शब्द विच्छेद रूप देकर संधि के लिए पूछा जाए तो आप उसे हमेशा प्राथमिकता दीजिएगा। पंचम वर्ण लिखना है आपको, संगठन। जब भी मैं की आप जब हम संधि पढ़ेंगे क्लासों में, कक्षा में जब हम मैं का नियम पढ़ेंगे उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे पंचम वर्ण का नियम। तो यहां पर हमेशा प्राथमिकता इसको देनी है। विच्छेद रूप तो हमारे सामने यही होगा, परंतु इसके स्थान पर आपसे हमेशा जब विच्छेद रूप लिखा है तो आपको हमेशा प्राथमिकता संधि रूप में उसे देनी है। फिर आपके संधि पूछा गया है, ये व्यंजन संधि के तहत चला जाएगा आपके, ठीक है, व्यंजन संधि के तहत चला जाएगा। फिर आपके दुष्प्रचार, दुष्प्रचार इसमें कई बार गलती होती है और इसमें बहुत से जो विद्वान है वह भी गलती कर बैठते हैं। वह भी इसमें यह बताते हैं कि विसर्ग संधि के तहत दू धन प्रचार कर देते हैं, दू धन प्रचार कर देते हैं, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि दू जैसा कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, ये उपसर्ग का रूप होता ही नहीं है। यहां पर जो उपसर्ग होगा वह कौन सा होगा, वह होगा दुष। कौन सा होगा, वह होगा आपके दुष, दुष धन प्रचार। तो ये आपके संधि विच्छेद रूप हो गया, व्यंजन संधि के तहत ये अंतर्गत चला जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है पुराण शब्द। क्या शब्द पूछा गया भाई, पुराण शब्द। इसका विच्छेद रूप है पुराधन न, पुराधन पुराधन न। यहां पे एक व्यंजन संधि में हम पढ़ेंगे अणत्व का नियम। क्या पढ़ेंगे, अणत्व का नियम। उसमें आप ये मूर्धन्य जो भी तल जो आपके दंते शब्द होते हैं, दंते शब्द होते हैं, वह किसमें बदल जाते हैं, मूर्धन्य के अंदर बदल जाते हैं, मूर्धन्य के अंदर अंतर्गत चले जाते हैं। ये न होता है, इसका अणय हो जाता है, अणय हो जाता है। व्यंजन संधि के तहत हम ये अणत्व का नियम पढ़ेंगे आगे। संधि कौन सी हो जाएगी यहां पर, व्यंजन संधि। क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि, पुराधन न। फिर आपसे पूछा गया अनुधन संगी। देखिए हमने ये ऐसा प्रश्न पहले भी देखा था, हमारे प्रश्नों में आया था। तब हमने देखा था कि जब भी ई या ऊ होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर मूर्धन्य से हो जाता है अनुधन संगी, अनुधन संगी। इसका जो विच्छेद रूप ये होगा। इसमें हमने देखा था जब भी ई या ऊ होता है और सामने स होता है दंते, तो वह दंते से किस में परिवर्तित हो जाता है, वह दंते से आपके परिवर्तित हो जाता है मूर्धन्य स में, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। तो आपके ये अनुषंगी शब्द निर्मित हो। इससे जो विच्छेद रूप होगा अनुषंगी का, वह विच्छेद रूप आपने हमने देख लिया यहां पर। फिर शब्द बनता है आपके गवीश। शब्द क्या बना है, गवीश। ये आपके अयादि संधि के तहत चला जाएगा, अयादि संधि के तहत चला जाएगा। गोधन, गोधन ईश, गोधन ईश, ठीक है, गोधन ईश के तहत चला जाएगा। अयादि संधि के नियम को भी हमने अच्छे से समझा था, आप पीछे की क्लास को और अच्छी तरीके से देखिएगा। फिर पूछा है आपको संधि विच्छेद रूप शशिकला का। शशिकला का पूछा गया। शशि किसका पर्याय है भाई, चंद्रमा का पर्याय है। किसका, चंद्रमा का पर्याय है। और इसका जो विच्छेद रूप होगा वह क्या होगा, शशि, शशिन, शशिन धन कला, ठीक है। आपके जो विच्छेद रूप होगा शशिकला का, वह शशिन धन कला होगा। यहाँ न का लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है और शशिकला शब्द बन जाता है। आगे का जो शब्द दिया हुआ है 20 आपके 30वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न होना चाहिए आपके संधि का। इसमें दिया हुआ है प्रोत्साहन। शब्द क्या है आपके सामने, प्रोत्साहन। प्रधन उत्साहन, प्रधन उत्साहन। किस कौन सी संधि हो गई भाई, यहां पर संधि हो जाएगी आपके गुण। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। ए और उ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। और यहां पर संधि कौन सी हो गई, गुण। शब्द क्या बना आपके, इसका विच्छेद रूप क्या बना, प्रधन उत्साहन, प्रधन उत्साहन। अब आपको उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे गए। उपसर्ग जो आपके बिंदु है वह बहुत ही सरल बिंदु है। आपके 22 उपसर्ग होते हैं, फिक्स है, संस्कृत के उपसर्ग है, और 19 से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो अगर 22 उपसर्ग आपके ध्यान में है, आपको याद है, तो आप ये प्रश्न आराम से कर सकते हो। दो शब्दों को बनाने के लिए कहा जा रहा है। शब्द कौन सा जो हमें उपसर्ग दिया है, वह नी दिया है। तो नी से बनने वाले दो शब्दों के बारे में निकला है, नियोग है,
निकृष्ट है, ठीक है। ऐसे शब्द, दो शब्द पूछे गए हैं हमसे, और भी ऐसे शब्द बनते हैं जिससे नियोग है। देखिए वियोग लिख दिया हमने तो नियोग कर देते हैं ना, नियोग है, निकृष्ट है, ऐसे शब्द इससे निर्मित होते हैं। फिर आपके उपसर्ग दिया हुआ है, दो शब्द बनाने के लिए कहा गया है, सु शब्द दिया गया है। ये तो हमारे सामान्य बोलचाल में भी काफी प्रयोग होता है। जैसे हम कर लेते हैं सुगंध, शब्द कौन बना, सुगंध, सुअवसर, सुअवसर। तो ऐसे शब्द इससे निर्मित होते हैं, किससे, सु। और सु का जो अर्थ आपके हमेशा दिया जाता है वो किससे, अच्छा या साफ से। हालांकि जो उपसर्ग होते हैं उनका स्वतंत्र कोई भी अर्थ नहीं होता है, उनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु वह किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, या अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, उपसर्ग कह देते हैं। इसका जो स्वतंत्र अर्थ तो सु का अच्छा नहीं होता, परंतु जब भी ये शब्द बनाएगा तो इस प्रकार का भाव देगा, साफ का भाव देगा। तो किसका भाव देगा, साफ का या अच्छे का। फिर आपको उपसर्ग के दो बनाने के लिए कहा गया, शब्द बनाने के लिए उपसर्ग दिया है आपको अपि। अपि जो हमेशा शब्द है, इसका भी कौन सा भाव से बनने वाले शब्द होते हैं, तो वह बनते हैं किंतु, किंतु, भिन्न, इस प्रकार के, इसके अर्थ से, इस प्रकार के भाव से आगे शब्द बनते हैं। तो इसमें बनेगा अपितु, अपिधान, ठीक है। दो शब्द लिखने के लिए कहा गया है आपको अपि के, तो अपितु और अपिधान आपके अपि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। फिर आपके दो ही पूछे गए हैं, उपसर्ग दिया हुआ है पूरा, उपसर्ग क्या दिया है, पूरा। पूरा का भाव क्या होता है, प्राचीन, क्या होगा, प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पुरातत्व, पुराविद। जो हमारे प्राचीन सभ्यताएं हैं उनकी खोज करने वालों को हम कह देते हैं पुरातत्वविद। तो पुराविद कौन से होते हैं, ये कौन सा उपसर्ग है इनमें, उनमें पूरा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, पूरा उपसर्ग है। फिर आपसे उपसर्ग पूछे गए, आपको शब्द दिया अद। अद का जो अर्थ होगा, भाव होगा, वह होगा आधा, ठीक है। क्या होगा, आधा। और इससे बनने वाले शब्द अध कचरा, अधमरा, ऐसे शब्द इससे निर्मित होंगे, किससे, अध उपसर्ग से। फिर आपको उपसर्ग दिया हुआ है विला, बिला। बिला हमेशा जो इसका भाव होगा वह बिना का भाव होगा, रहित का भाव होगा। क्या होगा, रहित का भाव होगा, रहित का भाव ही इसमें होगा। तो इसमें होगा बिला कानून, बिला कानून, ठीक है। बिला शक, बिला शक मतलब बिना शक के, बिला वजह, बिला वजह। तो ऐसे शब्द किससे निर्मित होते हैं, ये बिला उपसर्ग है। इनमें कौन सा उपसर्ग है, बिला उपसर्ग है। आगे जो आपको पूछा गया उपसर्ग से संबंधित हम शब्द से तो बनने वाले जो शब्द है वो आप फिल्मी जगत में जो आप गाने सुनते हैं उनमें भी काफी प्रयोग में होता है। जैसे हमदर्द, हम साथी, ऐसे शब्द किस उपसर्ग से बने हुए होते हैं, ये हम उपसर्ग से बने। और इसका जो अर्थ होता है, भाव होता है हम का, वह क्या होता है भाई, समान। क्या भाव होता है भाई, समान। तो हमदर्द जो समान दर्द वाला है, जो साथी है, संगी है, हम साथी जो साथी है, संगी, उसको हम क्या कह देते हैं, हमदर्द। तो आपके उपसर्ग इसमें 38वें प्रश्न में दिया हुआ है अमा। कौन सा है भाई, अमा। तो अमा उपसर्ग से बनने वाले दो शब्दों के बारे में पूछा गया। तो इससे बनता है अमात्य, अमात्य और अमावस्या, अमावस्या। ये शब्द किससे निर्मित हो रहे हैं भाई, उपसर्ग से। कौन सा उपसर्ग है, अमा उपसर्ग हो गया इसके अंदर, ठीक है। आगे वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। वापस उपसर्ग दिया गया है और इससे निर्मित होने वाले दो शब्दों के बारे में पूछा गया है। अंतः से होता है अंतःकरण, अंतःकरण। एक आपने इतिहास में पढ़ा होगा अंतः सलीला, अंतः सलीला, अंतःपुर। तो ऐसे शब्दों में कौन सा उपसर्ग हो गया भाई आपके, ऐसे शब्दों में हो गया अंतः
उपसर्ग हो गया। फिर आपको शब्द दिया हुआ है पूर्व और उसके दो बनने वाले शब्दों के बारे में पूछा गया है। पूर्व उपसर्ग है तो इसका बन जाएगा आपके पूर्व, पूर्वगामी, पूर्व पक्ष। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग हो गया भाई? पूर्व उपसर्ग आपके हो गया इनमें। फिर आपको जो उपसर्ग दिया हुआ है वह है अनु। कौन सा उपसर्ग है भाई? अनु। और उससे दो शब्द पूछे तो अनुचर। अनुचर, अनुचर किससे कहते हैं भाई? जो आपके पीछे चलने वाला होता है, जो आपका अनुयायी होता है उसे अनुचर कह देते हैं। अनुचर हो गया आपके, अनुज हो गया, अनुदान हो गया। तो इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है आपके? अनु उपसर्ग हो गया इन शब्दों के अंदर। फिर आपको उपसर्ग दिया हुआ है वी, और वी उपसर्ग से बनने वाले दो शब्दों में पूछा है तो उसमें हो जाएगा वियोग, विकृत, विकार। ऐसे शब्दों में कौन सा उपसर्ग हो गया? आपके वी उपसर्ग से बनने वाले ये शब्द हो गए। फिर आपको उपसर्ग दिया हुआ है प्र, और इससे बनने वाले दो शब्दों के बारे में पूछ लिया, प्रगति, प्रकृति, प्रकोप, प्रखर। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग हो गया? आपके प्र उपसर्ग हो गया। और ये शब्द किससे निर्मित हो रहे हैं? उपसर्ग से। कौन सा उपसर्ग? प्र उपसर्ग। फिर आपको आ उपसर्ग दिया हुआ है, आ उपसर्ग दिया है जिसका भाव होता है तक तक। तक माने वहां तक। आ बाल वृद्ध, आ बाल वृद्ध, आ बाल वृद्ध हो गया, आकंठ हो गया। तो ऐसे शब्दों में कौन सा आपके उपसर्ग हो गया? आ उपसर्ग हो गया। हमें हमसे कितने शब्द लिखने के लिए कहा गया? दो शब्द, और बड़े आसानी से याद हो जाते हैं। आप इनको बार बार अभ्यास में लाइए और आपकी ये दो, आपको 4 नंबर बड़े ही आसानी से आप इसमें प्राप्त कर सकते हो। फिर आपको दिया हुआ है उद, उद से बनने वाले दो शब्दों में पूछा है उद्घाटन, हमने संधि में भी देखा था इसे, ठीक है। उद्घाटन हो गया, उद्भव हो जाएगा, उद्भव हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। तो इनमें सब में कौन सा आपके उपसर्ग हो गया? उनमें उद उपसर्ग हो गया। कौन सा? उद उपसर्ग हो गया। अब आपसे दूसरे प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको शब्द दे दिया गया और पूछ लिया इनमें कौन सा उपसर्ग से ये बने हुए शब्द हैं। तो ये आपको दे दिया सद्भावना, जो कि सतधन भावना, व्यंजन संधि के तहत ये बना हुआ शब्द है। उपसर्ग में सभी संधि के नियम लगते हैं और प्रत्यय में संधि के नियम नहीं लगते हैं, ठीक है। आगे आपको शब्द दे दिया पुनरोक्ति। क्या शब्द दे दिया? पुनरोक्ति। और हमसे पूछ लिया इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा शब्द है भाई? आप उपसर्ग है इसमें, इसमें आपके पुनर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? पुनर उपसर्ग हो गया इसके अंदर। फिर आपको दे दिया गैर जरूरी। गैर जरूरी के अंदर आपसे पूछा है उपसर्ग पृथक कीजिए। कौन सा हो गया इसमें उपसर्ग? गैर उपसर्ग हो गया इसमें। कौन सा शब्द हो गया? गैर उपसर्ग इसमें हो गया, जिसका मतलब क्या होता है? इसके गैर जरूरत का इसमें अर्थ क्या हो गया कि जो जरूरी नहीं है, इसमें जो नकार का नहीं का भाव आता है, इसमें कौन सा? नहीं का भाव आता है, ठीक है। फिर आपको दे दिया सादर। देखिए सादर में कौन सा है? तो इसमें स प्लस आदर, आदर सहित। स के भाव में क्या होता है? सहित। सहपत्नी हम और लिखते हैं जैसे शब्द सहपत्नी, सहपत्नी। आप सह परिवार पधारिए, सहपत्नी पधारिए, सह आदर आपका। तो सादर शब्द बनता है वो, उसमें कौन से आपके उपसर्ग हो गया? सह उपसर्ग हो गया। फिर आपसे पूछ लिया चिर परिचित। कौन सा शब्द है? चिर परिचित। तो इसमें जो उपसर्ग हो गया वो कौन सा आ गया आपके? चिर। चिर माने जो दीर्घ हो, बहुत लंबे काल से जो चलता आ रहा है उसे हम क्या कह देते हैं? चिर। जैसे हम चिरंजीवी शब्द बनाते हैं तो वो भी किससे बनता है? उसमें चिर शब्द में बनता है। चिरंतन काल बनाते हैं, चिर परिचित बनाते हैं, तो ये शब्द में कौन सा उपसर्ग हो गया? आपके चिर उपसर्ग हो गया। फिर आपके निस्तेज। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग हो गया भाई? आपके निश उपसर्ग हो गया। कौन सा? निश उपसर्ग हो गया। फिर आपको पूछा है व्यय के अंदर विधन अय, विधन अय। इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी आपके भाई?
यण संधि हो जाएगी। यण संधि के तहत ये शब्द बना हुआ है और इसमें वी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग हो गया इसमें? वी उपसर्ग हो गया। फिर पूछा है तिरोधान। तिरोधान में कौन सा हो गया भाई? तिरह उपसर्ग हो गया। कौन सा हो गया? तिरह उपसर्ग हो गया। और विसर्ग संधि के तहत ये बन जाता है तिरोधान शब्द। फिर पूछा है प्रागैतिहासिक में। प्रागैतिहासिक में प्राक आपके उपसर्ग हो गया। कौन सा? प्राक। प्राक माने पहले। प्राक प्लस ऐतिहासिक शब्द है, प्लस ऐतिहासिक धन ऐतिहासिक शब्द है, ऐतिहासिक शब्द है। ठीक है, प्राक धन ऐतिहासिक से बनता है प्रागैतिहासिक। जो इतिहास से पहले है वह क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक हो जाएगा। आगे प्रश्नों को देख लेते हैं। आगे के प्रश्नों में पूछा गया आपको फिर वही उपसर्ग पृथक करना है। अधिष्ठान में कौन सा हो गया? अधि उपसर्ग हो गया। और व्यंजन संधि के तहत ये स्थान का स्थान हो गया। ठीक है, आगे जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ये कैसे मूर्धन्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे सामने आया प्रति। प्रति उपसर्ग आ गया इसमें। प्रत्यक्ष में प्रतिधन अक्षी। प्रतिधन अक्षी तो हो जाएगा आपके प्रत्यक्ष। और जो आपके इसमें अक्षी जब संधि के साथ प्रयोग में आता है तो संधि रूप में उसमें अक्ष लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अक्ष लिखा जाता है। फिर आपको पूछ लिया अनन्य शब्द में उपसर्ग को पृथक कीजिए। तो इसमें कौन सा हो गया आपके उपसर्ग? अन, धन, अन्य। और ये ए इसके अंदर आपके न में मिल जाता है और न पूरा व्यंजन बन जाता है और फिर ये अनन्य शब्द निर्मित हो जाता है। इसमें संयोग है भाई, संधि नहीं है। फिर पूछा है अलंकार। अलंकार में कौन सा आपके उपसर्ग है? तो इसमें अलम उपसर्ग है। कौन सा है भाई? आपके अलम उपसर्ग आपके अलंकार में आ जाता है। और अलम का अर्थ क्या होता है? सजा हुआ। सजा हुआ। हम जो कहते हैं कि ये किसी साहित्य के में प्रयोग में आता है, एक अलंकार, एक बिंदु होता है अलंकार, उसका अर्थ होता है वह क्या है? उसकी गहना है। उसका क्या है? गहना है। तो अलंकार में क्या हो जाएगा भाई? आपके अलम उपसर्ग हो गया और इसका अर्थ होता है सजा हुआ। जैसे हम बार बार पढ़ते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होता है भाई? इसमें आपके अनुप्रास अलंकार होता है। और अलंकार क्या करता है? साहित्य का गहना होता है। क्या होता है भाई? साहित्य का गहना होता है। साहित्य का गहना होता है, उसका आभूषण होता है। फिर पूछ लिया बहुमत। बहुमत में कौन सा उपसर्ग है? इसमें तो बड़े आसानी से हो जाएगा बहु, जिसका अर्थ में क्या होता है? बहुत। क्या होता है? बहुत। और बहुमत, जिसके पास मत अधिक है, बहुत है, वह क्या हो जाएगा? बहुमत। फिर पूछ लिया स्वाधीन। स्वाधीन में हो जाएगा स्वधन अधीन। स्वधन अधीन। स्व माने अपने, जो अपने अधीन है वह क्या है? स्वाधीन है। ठीक है, पराधीन का विलोम हो जाएगा स्वाधीन। तो इसमें आपके पूछा गया, आपसे पल्लवन पूछा गया। पल्लवन भाव विस्तार। देखिए पल्लवन ये एक ऐसी विधा है जिनको आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास से ही आ सकती है। किससे आएगी? ज्यादा से ज्यादा आपका अभ्यास होगा तो ये प्रश्न आपके आसानी से हल होंगे। इसमें क्या होते हैं कि आपको कोई एक प्रसिद्ध पंक्ति दी होती है, प्रसिद्ध कोई कथन दिया होता है, कोई उक्ति दी होती है, कोई सूक्ति दी होती है, उसको आपको क्या करना होता है? भाव विस्तार करना होता है। क्या करना होता है उसका भाई? भाव विस्तार करना होता है। भाव विस्तार की अब हम एक प्रक्रिया भी देख लेते हैं क्या होता है। तो उसको पहले आपको प्रथम में क्या करना होगा? उस उक्ति को पढ़कर पूरा समझना होगा कि इसमें कहने का भाव क्या है, समझना होगा उसको। और उसको समझने के बाद आपको एक दो पंक्तियों में इसके मूल भाव को स्पष्ट करना होता है। मूल भाव को स्पष्ट करना होता है। आपको मूल भाव को स्पष्ट करना होता है। मूल भाव को स्पष्ट करने के पश्चात आप उसके जो उप भाव है, जो उसमें आगे विस्तार दिया जा सकता है, उस विस्तार को लिखिए आगे। क्या आगे इसमें क्या कहना चाह रहा है, उस विस्तार को लिखिए। और विस्तार को लिखते वक्त आप कोई प्रसिद्ध कोई कवि है, कोई लेखक है, उनके क्या होते हैं उद्धरण या कोई अवतरण आपको उसमें लिखने होते हैं। उसमें प्रसिद्ध कोई अवतरण लिखना होता है जो उससे भाव को आगे सत्यापित करता है, उस भाव को आगे बढ़ाने वाला हो, उसके आपको लिखना होता है। उसके पश्चात आपको अंत में क्या करना, मूल भाव को स्पष्ट करने वाली कोई एक सूक्ति लिखनी होती है। अगर ये जो अवतरण होते हैं ये अगर पद्य भाग में लिखे होते हैं, पद्य भाग में हो तो और भी बढ़िया, पद्य विधा में लिखा हो, अगर गद्य में हो तो भी कोई समस्या नहीं होता। तो आपको जैसे दिया हुआ है, दरिद्रता मनुष्य के अपौरुषेय और आलस्य का विज्ञापन है। तो इसमें जो मूल भाव क्या है, इसमें मूल भाव कहने का भाव है कि दरिद्रता का कारण क्या है, अपौरुषेय और आलस्य। तो आपको इसमें क्या बताना है, पहले तो आपको यह समझाना है कि दरिद्रता का कारण क्या है,
इसमें कारण में आपको अपरुष और आलस्य का बताना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप जो कर्म करते हो, कर्म से आप इससे छुटकारा पा सकते हो, कर्म से आपको दरिद्रता से आप छुटकारा पा सकते हो। उसके लिए आपको मेहनत और आपको क्या होगा, कठिन परिश्रम से आपको गुजरना पड़ेगा, और आप इनसे छुटकारा पा सकते हो। तो इसको आप में भाव विस्तार में, इस पल्लवन में आपको इसमें ये लिखना है। ठीक है, आपके पल्लवन 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर का आपके एक आता है संक्षिप्तीकरण। क्या आता है भाई? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण में क्या होता है, इसमें आपको पल्लवन का क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। पल्लवन में आपको भाव विस्तार करना होता है, संक्षिप्तीकरण में आपको उसे छोटा करना पड़ता है, यही काम होता है। और ये ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप इसमें अभ्यास करोगे तभी ये हो पाएगा। भाषा पे पकड़ आपकी मजबूत होगी तभी ये प्रश्न आपके हल हो पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैंने यहां से बता दिया और आपने कर लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना होगा। और आपकी भाषा पे आपकी जो पकड़ है वह पकड़ कितनी मजबूत है, उसी के आधार पर ये आपके नंबर आपको दिलाएगा कि कितने नंबर आने वाले हैं आपके। फिर आपने दिया कि असफलताएं सफलताओं का आधार स्तंभ है, इसमें भी आपको क्या करना है, भाव विस्तार करना है। शब्द सीमा 100 दी हुई है, नंबर कितने 10 है, और आपको इस पंक्ति में क्या बताना है कि भाई असफलता होती है वह सफलताओं के प्रथम सीढ़ी होती है। असफलताओं से गुजर कर ही आदमी क्या होता है, सफल होता है। तो यही आप उसको आगे भाव विस्तार में आपको शब्दों में से लिखना होता है। साथ में आपको क्या करना होता है, किसी प्रसिद्ध कोई पंक्ति लिखी हुई होती है तो आप उस कवि की वो पंक्ति भी आज में इसमें उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। आप उसे उदाहरण के रूप में लिखना ही है आपको। एक दो पंक्तियां, एक दो कोई सूक्ति, कोई आपके पुरानी या कोई कवि की कोई इससे संबंधित कोई बात हो तो वो आपको जरूर लिखनी होती है। जैसे आप सफलताओं के आधार स्तंभ है, तो असफलताओं से आप सफलता तक पहुंचते हो। तो जैसे जॉन एलियस साहब की कोई ऐसी पंक्ति है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सब कोई हादसा जरूरी है। तो आप ऐसे पंक्तियों का इसमें उपयोग कर सकते हो और आगे आप इसको भाव को विस्तार देते हुए इसको लिख सकते हो। सामान्य भाषा में लिखना है, सरल भाषा में लिखना है, ज्यादा क्लिष्ट भाषा में आपको यह भाव विस्तार नहीं लिखना होता। फिर आपको पूछा गया इसके अंदर, आपको सामान्य कार्यालय पत्र लिखने के लिए आपसे कहा गया है, सामान्य कार्यालय पत्र लिखने के। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है वह बात यह है कि आपको फॉर्मेट आता है कि नहीं आता। आपके ये 20 नंबर का आता है पत्र आता है 20 नंबर का। इसमें क्या होता है, एक में आपको प्रारूप के लिए कहा गया है और दूसरे में आपको पत्र लेखन के लिए कहा जाता है। प्रारूप कभी पूछा नहीं जाता, पूछ सकते हैं पर अभी तक नहीं पूछा गया। आपको कार्यालय पत्र ही लिखाए जाते हैं। तो कार्यालय पत्र का प्रारूप क्या है, कार्यालय पत्र का प्रारूप क्या, इसी को समझना होता है। और वो आपको अगर समझ में आ गया तो आप आराम से इसको कर लोगे। इसमें जो प्रथम में आपको क्या करना है, तो प्रथम में जिस सरकार का नाम लिखना है, आपको जिस विभाग से लिखा जा रहा है ये, उस विभाग का नाम लिखना है। द्वितीय जो इसमें लाइन का आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है ना, लाइन नहीं छोड़नी होती, ठीक है। इसमें दूसरे में आपको क्या कर लेंगे, पत्र क्रमांक लिखना होता है। पत्र क्रमांक लिख के उसके अंदर आपको लिखना है उस विभाग का नाम, आगे प्रकोष्ठ का नाम, फिर आपको वर्ष लिखना है और फिर उसके बाद में आपको पत्र क्रमांक लिखना होता है। फिर उसी लाइन में आपको दिनांक लिखकर आगे आपको विस्तार देना। दिनांक शब्द ना भी लिखें तो भी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो, परंतु दिनांक लिखते हुए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो महीना है उसका नाम आपको किसमें लिखना है, शब्द में लिखना है। शब्दों में आपको वो नाम लिखना होता है। उसके आपके जस्ट नीचे वाली लाइन में जो लिखा जाएगा वह क्या लिखा जाएगा, प्रेषिति, जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम लिखना है आपको। प्रेषिति, जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम आपको लिखना है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि यहां पर आपको पुलिस अधीक्षक अलवर को यह भेजा जा रहा है, तो उनका नाम आ गया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस अधीक्षक जिला अलवर। तो इनका आप यहां पे पूर्ण विराम का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको विषय लिखना है। आपको एक लाइन में यह बताना है कि यह कार्यालय पत्र क्यों लिखा जा रहा है। सिर्फ एक लाइन में आपके संक्षेप में उसका परिचय दे दीजिए कि जन आंदोलन के समय विद्युत लाइनों की आपको सुरक्षा बाबत ये कार्यालय पत्र लिखा जा रहा है। फिर आपको उसका संदर्भ देना है। संदर्भ में क्या आएगा भाई, संदर्भ में आपको यह बताना है कि उससे पूर्व उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है, उसका आपको संदर्भ लिखना है। उसके बारे में क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। फिर आपको सम्माननीय शब्द है महोदय, इसको लिखना है। उसके बाद में अल्प विराम का प्रयोग कर इस बात को जो पूरा जो लिखा जा रहा है, कार्यालय पत्र किस कारण लिखा जा रहा है, उसके भाव को आपको लिखना होता है। इसको आप 3 स्तरों में लिखते हैं। कितने स्तरों में लिखते हैं, 3 स्तरों में। पहला स्तर में क्या होगा,
आप जो विषय है उसकी सामान्य जानकारी दे दीजिए, सामान्य जानकारी। दूसरे के अंदर आप उसका विस्तार दे दीजिए, पूरा लिखिए उसको। और तीसरे में आप अपेक्षा, आप क्या चाहते हैं उसके बारे में लिख दीजिए, और 3 भागों में ये लिख दिया जाएगा। उसके पश्चात आपको क्या लिखना है, उसके पश्चात आपको क्या लिखना है, यहां तक हो जाएगा आपकी कि मैं आशा करता हूं कि अपेक्षित कार्रवाई उचित प्रबंधन यथावत आप करेंगे। उसके बाद आपको संलग्न लिखना है, यहां पर क्या लिखना है, संलग्नक। इसमें क्या होगा कि आप ये बात बताओ कि इससे पहले जो कार्रवाई इससे संबंधित है वह उसकी प्रति आपको यहां पर छाया प्रति लिखनी होती है। फिर आपको सादर लिख के, और फिर यहां पर जो दाईं तरफ है कार्यालय पत्र में, दाईं तरफ भवदीय लिख के वहां पर क्या हो गए, हस्ताक्षर हो जाएंगे। हस्ताक्षर करने, हस्ताक्षर करके कौन लिख रहा है, ये कहां से जा रहा है, उसके बारे में यहां पे लिखा जाता है भवदीय, फिर उसके हस्ताक्षर, फिर वो उसके पद का नाम, और फिर जिले का नाम लिखकर आपको पूर्ण विराम लगा देना है। फिर वापस जो पत्र क्रमांक हमने आगे लिखा था पहले में, वही पत्र क्रमांक आपको लिखते हुए आगे तक आना है। और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको कितनी उसकी प्रतिलिपि, कितनी उसकी प्रतिलिपि है आगे, उन संख्याओं का सारा यहां पर आपको विवरण देकर फिर आगे आपको वापस दिनांक लिखनी होती है। दिनांक लिखकर आपको क्या करना है, यहां पर प्रतिलिपि। प्रतिलिपि क्यों दी जाती है, या तो वो सूचनार्थ हेतु होगी या आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको प्रतिलिपि के हम ये जो कार्यालय पत्र है ये इन लोगों को भेज रहे हैं, उन्हीं के बारे में आगे यहां पर बता दिया जाता है। और दाईं तरफ वापस आपको हस्ताक्षर और जो भेजने वाला है उसका पद और उसके स्थान का आगे वर्णन कर आपको पूर्ण विराम लगाकर इसे समाप्त करना होता है। यह आपका कार्यालय पत्र होता है। इसको भी आपको अभ्यास में लाने से ही आपके पूरा होगा। जब हम कक्षाओं में इसको पढ़ेंगे तब विस्तार से हम इसे देखेंगे और इसको लिखा कैसे जा सकता है, क्योंकि अभी ये अगर हम समझने बैठे तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। फिर आपके वापस वही कार्यालय पत्र है, हमने समझ लिया इसको। फिर आपके एक आदेश के बारे में पूछा गया, जो कार्यालय आदेश दिए जाते हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा है। उसमें भी आपको क्या है, ऊपर के मध्य भाग में आपको क्या लिखना होता है, सरकार का नाम और जिस विभाग से ये लिखा जा रहा है उसका नाम लिखना होता है। फिर आपको क्रमांक लिखना होता है, क्रमांक में आपको क्रमांक लिख दिया। फिर आपको क्या लिखना है, विभाग का नाम, फिर आपको वर्ष लिखना है, फिर आप उसके पत्र क्रमांक को लिख दीजिए। फिर आपको जिले का भी यहां पे वर्णन करना, तो जो जिले का हम जो कार्यालय पत्र हो तो उनमें नहीं लिखते, यहां पर आप जिले का नाम लिखते हुए आप उसमें दिनांक लिख दीजिए आगे, उसी लाइन में आपको दिनांक लिखनी है, ठीक है। और फिर आप यहां पे लिखिए कार्यालय आदेश, और फिर आप कार्यालय आदेश में जो भी बात कही गई है उसका बीच में आपको मध्य में उसका वर्णन कर फिर आपके आज्ञा से जिस जो लिख रहा है उस व्यक्ति का आगे नाम, हस्ताक्षर, और फिर उससे जिससे संस्था से जिस विभाग से लिखा जा रहा है उनका नाम आगे हो जाता है। फिर वापस हमें वही पत्र क्रमांक वाली जो हमने देखा था उसी को हमें आगे लिखना होता है। वही पत्र क्रमांक लिख के प्रतिलिपि क्यों लिखी गई उसके बारे में, इन लोगों को भेजी जा रही है ये लिखकर नीचे वापस दाईं तरफ आप उसके हस्ताक्षर कर दीजिए और उस जिस विभाग से लिखा जा रहा है उस विभाग का नाम लिख दीजिए और ये आपके समाप्त हो जाएगा। अंतिम प्रश्न भी आपके आदेश से ही है, वो हमने समझ लिया। प्रथम में जो मध्य में क्या आ जाएगा, मध्य में आप इसके सरकार का और विभाग का नाम लिख दिया जाएगा। फिर वापस आपके पत्र क्रमांक आ जाएगा, उसके बाद में यहां पर आपके क्या विभाग का नाम, फिर वर्ष, फिर आप पत्र क्रमांक, फिर उसमें जिले का नाम, फिर आप दिनांक का वर्णन कर दीजिए, उसी लाइन में होगा, ठीक है। उसके बाद आप कार्यालय आदेश लिखते हुए बीच में जो भी आपके काम है उस काम के बारे में जो आदेश दिया गया जिससे संबंधित है उसका विवरण कर दीजिए आगे। और विवरण करने के पश्चात आप यहां पर अंत में ये कौन लिख रहा है उसके बारे में आज्ञा से लिखा, और फिर प्रमुख शासन सचिव नगर विकास स्वायत्त शासन विभाग के बारे में लिख दिया। और फिर जो आपके वापस नीचे क्रमांक, पत्र क्रमांक, और ये जो आपको विभाग का नाम लिखना है ये किस में लिखना है, आपको संक्षेप में लिखना है, संक्षेप में लिखना है आपको, है ना। आपको बड़ा नहीं लिखना, किसी भी विभाग का नाम लिया संक्षेप में लिखकर आपको उसको समाप्त करना होता है। फिर उसके बाद वर्ष का नाम, फिर वे कितनी प्रतिलिपियां हो रही है उनका यहाँ पे संख्या, और फिर हम नीचे प्रतिलिपियां दे दी जाती है। और नीचे इसमें जो प्रतिलिपि लिखी जाती है उनमें हमेशा आप जो नीचे से ऊपर तक की जो पदानुक्रम है उसका आप ध्यान में रखना, क्योंकि इससे नहीं हो सकता कि भाई आप नीचे वाले को ऊपर लिख दो और ऊपर वाले को नीचे, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। तो आपको नीचे ही नीचे जो अपना रक्षित पत्रावली होती है जो हमारे पास रखी जाती है उसके बारे में लिखना होता है, नीचे साइन करने होते हैं अपने, और कहां से जा रहा है उसके बारे में, उस विभाग के बारे में वर्णन करना होता है, ठीक है। अच्छा, इतना ही है। तो आज के प्रश्न यही समाप्त हो जाते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे की कक्षाओं में और हम समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।